हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहज़्ज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज की बायोलॉजी की क्लास में हम मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारे शरीर में टोटल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो 638 यानी कि 638 मांसपेशियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पूरी ह्यूमन बॉडी में 638 मसल्स पाए जाते हैं और जो मोस्टली मसल्स होते हैं यानी मांसपेशियाँ होती हैं, उनका काम क्या होता है? चलन का होता है एवं परिचलन का होता है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये काम होता है। सब मांसपेशियों का काम ये होता है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मोस्टली मांसपेशियों का काम होता है चलन एवं परिचलन का। ठीक है, अब यहाँ पर किसी बोन यानी किसी हड्डी को हिलाने के लिए कम से कम 2 मांसपेशियों का होना आवश्यक है। मिनिमम 2 आवश्यक है, यानी आपको किसी हड्डी को हिलाना है, किसी बोन को हिलाना है, बॉडी के किसी पार्ट को हिलाना है मान लिया, तो एटलीस्ट 2 मसल्स जो है उसके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं किसी को हिलाने के लिए। क्योंकि मांसपेशियों का काम क्या था? मांसपेशियों का काम ही ये था चलन एवं परिचलन यानी कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। अब यहाँ पर ये परिचलन और चलन ये है क्या? तो अगर आप स्थिर खड़े होकर के मूवमेंट कर रहे हैं यानी कि अपनी पोजीशन जिस जगह पर खड़े हैं उसी जगह पर खड़े होकर के पोजीशन चेंज किए बिना गति कर रहे हैं या कुछ हिला रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका चलन के अंतर्गत आएगा यानी मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन आप परिचलन कर रहे हैं यानी आप अपनी मूवमेंट के साथ साथ पोजीशन में भी अपनी चेंज कर रहे हैं, तो वो आपका लोकोमोशन कहलाएगा। ठीक है, चलन और परिचलन आपने समझ लिया होगा। चलन वह जिसमें स्थिर रह करके सिर्फ मूवमेंट किया जा रहा है, जबकि परिचलन वह जिसमें मूवमेंट के साथ साथ पोजीशन में भी चेंज आ जाता है। तो मांसपेशियों यानी मसल्स का काम क्या है? मोस्टली मांसपेशियों का काम होता है चलन एवं परिचलन का, और किसी बोन को किसी हड्डी को हिलाने के लिए कम से कम 2 मांसपेशियों का जो है मूवमेंट होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे मसल्स की बात कर ली जाती है तो सबसे लंबी मसल कौन सी होती है? लेग मसल होती है। ठीक है, लेग यानी पैरों में जो मसल्स पाई जाती हैं वो सबसे लंबी होती है। और बड़ी मसल कौन सी होती है? तो हिप की मसल जो होती है वो आपकी बड़ी मसल्स होती है। यहाँ पर लंबी और बड़ी में फ़र्क होता है। लंबी मसल अगर पूछेगा तो वो पैरों की मसल होगी, लेग मसल्स होगी। बड़ी मसल पूछेगा तो वो हिप की मसल आ जाएगी। छोटी मसल के बारे में बात करते हैं जो कि कान में पाई जाती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कान में सबसे छोटी हड्डी भी पाई जाती है जिसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। लेकिन कान में सबसे छोटी मसल यानी कि मांसपेशी भी कान में पाई जाती है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब हमारे शरीर में 3 प्रकार की मोस्टली 3 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, यानी कि मानव की जो बॉडी है उसके अंदर 3 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं यानी कि मसल्स पाए जाते हैं। पहला आ जाता है स्केलेटल मसल्स, दूसरा आ जाता है स्मूथ मसल्स एंड तीसरा एंड लास्ट आ जाता है कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स नाम से पता चल रहा होगा, हिंदी में बोलते हैं कंकालीय मांसपेशी। स्मूथ से पता चला होगा नरम या इसको अंदरूनी जो बोल सकते हैं मांसपेशी। और कार्डियक मसल्स कार्डियक मांसपेशी, इसके बारे में हार्ट जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर भी इसका जिक्र सुना था कि ये हमारे हार्ट में पाई जाती है और कहीं और भी पाई नहीं जाती है, केवल हार्ट में ही पाई जाती है। तो स्केलेटल मांसपेशियों के बारे में पहले यानी कि कंकालीय मांसपेशी के बारे में पहले जान लेते हैं। ये क्या करती है? ये बोन्स के साथ अटैच होती है यानी कि ये हड्डियों में अटैच रहती है। कौन सी? स्केलेटल मसल्स जो है वो बोन्स यानी हड्डियों के साथ अटैच रहती हैं। स्मूथ मसल्स के बारे में देख लेते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स यानी अंदरूनी ऑर्गन्स के अंदर ये पाई जाती है। और कार्डियक मांसपेशी जो है वो किस में पाई जाती है? वो केवल हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है स्केलेटल मसल यानी कि कंकालीय मांसपेशी के बारे में। तो इसके आकार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंकालीय मांसपेशी का जो आकार होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, यानी कि बेलनाकार। सिलेंड्रिकल को क्या बोलते हैं? बेलनाकार। यानी कि स्केलेटल मसल का जो आकार होता है वो सिलेंड्रिकल होता है यानी बेलनाकार होता है। और इनमें ब्रांचेस, ये कुछ नहीं है, ब्रांचेस यानी कि
शाखाएं नहीं पाई जाती। ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? शाखा ही तो बोलते हैं। इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती, अतः ये अशाखीय यानी कि अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो होती है आकार में सिलेंड्रिकल होती है, इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको अनब्रांच्ड बोला जाता है। तीसरा एक और पॉइंट भी लिख लेते हैं, इनमें से एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलते हैं, अगर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक देखने को मिला तो फिर वहाँ पर क्या केंद्रक भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे बहुकेंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे इसमें केंद्रक देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा नाभिक देखने को मिलते हैं स्केलेटल मसल्स में। और स्केलेटल मसल्स को अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है, इसलिए ये ऐच्छिक मांसपेशी कहलाती है। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी ये कहलाती है और इनको अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है। जैसे कि आप अपने हाथों को चला सकते हैं, पैरों को चला सकते हैं, जिस तरीके से आप चलाना चाह रहे हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली। अब एक और आ जाता है यहाँ पर, इस मांसपेशी को, कौन सी मांसपेशी के बारे में बात चल रही है? कंकालीय मांसपेशी यानी कि स्केलेटल मसल के बारे में बात चल रही है। इसको कंट्रोल कौन करता है इस वाली मांसपेशी को? तो सेरेब्रम एवं सेरेबलम, ये इनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्केलेटल मांसपेशी को यानी कि कंकालीय मांसपेशी को सेरेबल एवं सेरेबलम द्वारा निर्देशित की जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये मांसपेशी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है या निर्देशित की जाती है। फोर्थ पॉइंट है, इनको धारीदार मांसपेशी यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें धारीदार पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होती है, इसमें यहाँ पर एक पैटर्न है, फिर थोड़ा सा एक ऐसा पैटर्न, फिर ऐसा पैटर्न, फिर ऐसा पैटर्न, इसीलिए इसको धारीदार मसल्स कहा जाता है यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैटर्न देखने को मिलता है। पांचवा आ जाता है, इन्हीं के कारण हमारी बॉडी में चलन एवं परिचलन यानी कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है। किनके कारण होता है? तो आप बोलेंगे कि कंकालीय मांसपेशियों के कारण ही हमारी बॉडी चलन एवं परिचलन की प्रक्रिया करती है, यानी कि हम कहीं पर खड़े होकर के मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, और हम अपनी पोजीशन में अगर चेंज करेंगे तो वह आपका आ जाएगा परिचलन यानी कि लोकोमोशन के अंतर्गत। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि पोजीशन चेंज करना परिचलन के अंतर्गत आएगा, जबकि बिना पोजीशन चेंज करने के साथ साथ मूवमेंट करना चलन के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर हमने कंकालीय यानी कि स्केलेटल मसल के बारे में डिस्कशन कर लिया। दूसरी मसल कौन सी थी हमारी बॉडी में? वो थी स्मूथ मसल्स। ठीक है, यानी कि नरम मांसपेशी। टोटल कितनी मसल्स थी? 3 मसल्स थी। पहली थी स्केलेटल मसल्स, दूसरी थी स्मूथ मसल्स एंड लास्ट थी कार्डियक मसल्स। यहाँ पर हम दूसरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि है स्मूथ मसल। अब पहला पॉइंट इसका आ जाता है, जिस तरह से हमने उसके आकार के बारे में, उसकी शाखाओं के बारे में, उसके नाभिक के बारे में, उसकी धारीदार, उसको क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आगे की मसल्स के बारे में भी हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, इसका आकार तकलाकार यानी कि स्पाइंडल होता है। तकलाकार इस तरीके का, ये वाला आकार जो है ना, ये आपका तकलाकार कहलाता है। इनका आकार कैसा होता है? स्मूथ मसल्स का तकलाकार होता है। ठीक है, और इनमें एक ही नाभिक होता है। अब वहाँ पर तो जो कंकालीय मसल्स थी, कंकालीय मांसपेशी थी, स्केलेटल मसल्स थी, उसके बारे में हमने पढ़ा, तो वहाँ पे हमें ये पता चला वहाँ में तो बहुत सारे नाभिक पाए जा रहे थे, इसीलिए उसको बहुकेंद्रिकाय कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक नाभिक पाया जा रहा है तो इसको एकल केंद्रिकाय बोल देंगे और इसको बोल देंगे यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, ये भी अनब्रांच्ड होती है। जिस तरह कंकालीय मांसपेशियों की में से शाखाएं नहीं निकल रही थी, उसी तरह से जो आपकी स्मूथ मसल्स है यानी कि नरम मांसपेशी है, उनमें से भी शाखाएं नहीं निकल रही है, इसीलिए इसे भी अशाखीय, ये भी अशाखीय होती है। लास्ट है, ये भी ये आधारीदार मांसपेशी है, इसमें धारियां नहीं पाई जाती, इसलिए आधारीदार मांसपेशी है, यानी कि अनस्ट्राइटेड मसल कहलाती है ये। ठीक है, पांचवा पॉइंट आ जाता है अगर इसका, तो पांचवा पॉइंट ये है कि ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती, इसलिए इसको अनैच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। ठीक है, जो वो
क्या कर रही थी, कंकालीय मांसपेशी हमारी मर्जी से, हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही थी, क्योंकि आपके स्टोमक में मौजूद मांसपेशियां हैं, आपके हार्ट में मौजूद जो मांसपेशियां हैं, क्या आप उनसे अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं? आप उनसे अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सकते, इसीलिए ये अनैच्छिक मांसपेशी कही जाती है। छठा आ जाता है आपका ये मेडुला एंड एएनएस। अब ये मेडुला एंड एएनएस के द्वारा निर्देशित यानी कि कंट्रोल किए जाते हैं। इनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला तथा स्वचालित तंत्रिका तंत्र। एएनएस मतलब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, या हिंदी में भी याद रख सकते हैं आप, स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा निर्देशित यानी कि कंट्रोल की जाती है। अब आ जाते हैं लास्ट वाली मसल्स पर, यानी कि कार्डियक मसल्स, जो कि केवल हमारे हार्ट में पाई जाती थी और हमारे शरीर में पाई जाने वाली मसल्स में से एक मसल्स है। टोटल हमारे शरीर में 3 मसल्स पाई जाती थी। पहली कौन सी मसल थी? तो आप बोलेंगे स्केलेटल मसल्स थी। दूसरी कौन सी मसल्स थी? तो आप बोलेंगे स्मूथ मसल्स थी। एंड तीसरी कौन सी मसल्स है? तो आप कहेंगे कि यही मसल्स है, यानी कि कार्डियक मसल्स है, या ये हिंदी में भी कार्डियक मांसपेशी ही कहलाई जाती है। इसके आकार के बारे में बात करें तो ये बेलनाकार होती है। पहली वाली यानी कि जो स्केलेटल मसल्स थी वो भी आपकी बेलनाकार थी, दूसरी वाली आपकी तकलाकार थी, और तीसरी वाली जो है कार्डियक मांसपेशी ये भी बेलनाकार है, यानी कि 2 बेलनाकार हैं, बीच वाली स्मूथ वाली तकलाकार है, ठीक है। इसमें ब्रांचेस पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें ब्रांचेस पाई जाती हैं, जबकि ऊपर वाली में आप देखेंगे तो इस वाली में यानी कि स्मूथ मसल जो थी, क्या इसके अंदर मांसपेशियाँ इसके अंदर ब्रांचेस पाई जा रही थी, इसके अंदर ब्रांचेस नहीं पाई जा रही थी। और ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर स्केलेटल मसल के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर भी मांसपेशियाँ नहीं पाई जा रही थी। तो ऊपर वाली दोनों में तो नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन कार्डियक मांसपेशी जो है, कार्डियक मसल्स जो है, उसके अंदर शाखाएं पाई जाती हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि शाखाएं कौन कौन सी मसल्स में पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे 3 मसल्स पाई जाती हैं, जिसमें से जो कंकालीय मांसपेशी है उसके अंदर शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, जो नरम मांसपेशी है उसके अंदर शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो तीसरी वाली और आखिरी मांसपेशी है कार्डियक मांसपेशी, उसके अंदर ब्रांचेस यानी कि शाखाएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है, इनमें एक नाभिक पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिट से ले लेते हैं ना, यूनि, इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इसमें एक ही नाभिक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद करने वाली बात ये है कि पहली वाली जो मांसपेशी थी कौन सी थी? कंकालीय मांसपेशी, उसमें बहुनाभिकीय था वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाभिक पाए जा रहे थे, उसमें बहुत सारे केंद्रक देखने को मिल रहे थे। जो पहली, उसके बाद कौन सी आती है? स्मूथ मांसपेशी, यानी कि स्मूथ मसल यानी कि नरम मसल, उसके अंदर जो था एक नाभिक पाया जा रहा था, इसी की तरह थी। और लास्ट वाली जो हम पढ़ रहे हैं अभी कार्डियक मांसपेशी, उसमें भी एक नाभिक पाया जाता है, इसलिए ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। अब यहाँ पर ये धारीदार मांसपेशी है, यानी पहली वाली धारीदार थी, बीच वाली धारीदार नहीं थी, लास्ट वाली यानी कार्डियक मांसपेशी, कार्डियक मसल जो है ये भी धारीदार है, स्ट्राइडेड मांसपेशी है, ये भी अनैच्छिक मांसपेशी है, ये अनैच्छिक है, ठीक है। पहली वाली जो थी यानी कि कंकालीय मांसपेशी वो ऐच्छिक थी, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकती थी। बीच वाली जो थी स्मूथ मसल्स, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती थी। और जो लास्ट वाली है कार्डियक मसल जो कि हार्ट में पाई जाती है, क्या आप इसको निर्देश दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं? नहीं करवा सकती, अपने अकॉर्डिंग ही काम करती है, अनैच्छिक मांसपेशी है। और छठी है आपका, छठा पॉइंट है, इसका काम होता है पंपिंग करना, ठीक है, पंपिंग करवाना होता है इसका काम। और ये हार्ट, मेडुला और स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी ये हार्ट यानी हृदय के द्वारा, दिल के द्वारा कंट्रोल की जाती है, मेडुला के द्वारा कंट्रोल की जाती है, एंड स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है या निर्देशित की जाती है। अब यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स के गेट यानी कि गति के बारे में थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए इनको कर लेते हैं कि कौन से जीव की कैसी गति होती है। सबसे पहला आ जाता है केचुआ यानी कि अर्थवर्म, ठीक है। केचुए का शरीर सिरे से सिरे तक कई छल्लों में बना हुआ होता है, पॉइंट्स को देखते चलिएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि केचुए में बोन्स नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, इसमें मांसपेशियां होती है, यानी कि केचुए के अंदर क्या होता है, बोन्स नहीं पाई जाती, मसल्स पाए जाते हैं जो शरीर को लंबा और छोटा करने में मदद करती हैं।
केचुए की शरीर को लंबा और छोटा करने में मदद कौन करता है? तो केचुए के अंदर जो मसल्स यानी कि मांसपेशियां उपस्थित होती है वही उसके शरीर को लंबा और छोटा करने में मदद करती है, क्योंकि केचुए के अंदर बोन्स यानी कि हड्डियां नहीं पाई जाती हैं और इसका शरीर कई छल्लों में बना हुआ होता है। यहाँ पर आके देखते हैं गति के दौरान केचुआ पहले शरीर के आगे के भाग को फैलाता है और पीछे के भाग को गोलाई में स्थिर रखता है। ठीक है, फिर वह अगले सिरे को ठीक करता है और पीछे के सिरे को छोड़ देता है। फिर यही प्रक्रिया करके आगे बढ़ता रहता है और ये प्रक्रिया किसकी होती है? विस्तार व संकुचन की। एक बार सिकुड़ता है, फिर विस्तार करता है, फिर सिकुड़ता है, फिर विस्तार करता है, फिर सिकुड़ता है, फिर विस्तार करता है। यही प्रक्रिया वो करता रहता है मांसपेशियों में दोहराते हुए, क्योंकि मांसपेशियों के द्वारा ही कर रहा है। शरीर चलने फिरने में सहायता करने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित करता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है उसका जो शरीर होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो सांस भी देता है गीली त्वचा के कारण। चौथा पॉइंट है, इसके शरीर में बड़ी संख्या में छोटे छोटे शूक पाए जाते हैं। छोटे छोटे शूक पाए जाते हैं। ये शूक क्या होते हैं कि केचुए के शरीर अगर आपने देखा ही होगा ऑफ कोर्स आपने, तो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं छोटी छोटी। अगर आप उसको करीब से देखेंगे तो बाल जैसी जो संरचनाएं होती हैं जिनको शूक कहा जाता है वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जो शूक का काम होता है वो मांसपेशियों से जुड़े होते हैं और शूक क्या करते हैं? जमीन पर अच्छी पकड़ बनाने में मदद करते हैं। यानी कि शूक जमीन पर, धरती पर जिस पर केचुआ है उस पर मदद करते हैं उसको अच्छी सी पकड़ बनाने में। और शूक क्या होता है? बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। अब बात करी जाती है घोंघा के बारे में। एक मोटी संरचना, यहाँ से इसको पढ़ते हैं, यहाँ से, ये अपनी पीठ पर यानी घोंघे की पीठ पर एक गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसे खोल कहा जाता है। घोंघे की पीठ पर एक गोलाकार संरचना होगी। अगर आपने घोंघा देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी पीठ पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक गोलाकार संरचना होती है जिसे खोल कहा जाता है। और यह घोंघे का बाहरी कंकाल कहलाता है, यानी कि यही उस घोंघे का बाहरी कंकाल है, लेकिन ये हड्डियों से बना हुआ नहीं होता। ठीक है, ये बोन्स से बना हुआ नहीं होता, ये हड्डियों से बना हुआ नहीं होता। क्या बना हुआ नहीं होता? तो आप बोलेंगे कि घोंघा हमने देखा है, घोंघे के बाहर जो होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गोलाकार संरचना होती है, उसे हम खोल कहते हैं। ये खोल जो होता है बाहरी कंकाल तो उसका होता है, लेकिन ये हड्डियों से बना हुआ नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज होती है शैल। शैल एक एकल इकाई है और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद नहीं करती है। किसकी? घोंघे की। इसे खींचकर ले जाना पड़ता है। एक मोटी संरचना और घोंघे का सर, इसको यहाँ से पढ़ते हैं इस वाली लाइन को। एक मोटी संरचना और घोंघे का सिर होल में एक छेद से बाहर आ सकता है और मोटी संरचना इसके पैर है जो मजबूत मांसपेशियों से बने होते हैं। ठीक है, एक मोटी संरचना होती है और घोंघे का जो सर होता है वो, ये जो खोल था जो कि गोलाकार संरचना थी, इससे बाहर आ सकता है वो मोटी संरचना, और घोंघे का जो सिर होता है और मोटी संरचना इसके पैर हैं। ठीक है, ये जो मोटी वाली संरचना की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पर क्या बोला गया है? सबसे पहले तो आपको ये बता दिया गया कि घोंघे की पीठ पर एक गोलाकार संरचना है जिसको खोल कहा जा रहा है। इस खोल के अंदर से घोंघे का सर बाहर आता है और एक मोटी संरचना बाहर आती है। वो मोटी संरचना क्या है? वो मोटी संरचना है इसके पैर, और ये मजबूत मांसपेशियों से बने होते हैं, यानी कि ये भी मसल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो ऊपरी कंकाल होता है वो भी हड्डियों का निर्मित नहीं होता, बल्कि वो भी आपका हड्डियों से निर्मित नहीं होता। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब घोंघा के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाता है कॉकरोच, या जिसको बोलते हैं तिलचट्टा। ठीक है, कॉकरोच या तिलचट्टा। पहला पॉइंट है, कॉकरोच चलते और चढ़ते भी हैं और हवा में उड़ते भी हैं। ठीक है, यानी कॉकरोच चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं, ऊपर चढ़ते होंगे, आपने दीवार पर चढ़ते देखा होगा, और हवा में उड़ते भी हैं। ठीक है, इनके तीनों जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, ये चलने में मदद करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है, एक कठोर बाहरी कंकाल से शरीर ढका हुआ होता है। आपने कॉकरोच तो देखा ही होगा, उसके ऊपर एक कठोर बाहरी कंकाल से शरीर जो होता है उसका कवर्ड होता है कॉकरोच का। और ये जो बाहरी कंकाल है विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़कर बना है जो गति में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉकरोच है
वो एक कठोर बाहरी कंकाल से उसका शरीर तो ढका हुआ होता है, और ये जो बाहरी कंकाल है, ये बाहरी कंकाल है जिससे उसका शरीर ढका हुआ है, विभिन्न इकाइयों यानी कि इकाइयों के साथ जोड़कर बना होता है और जो गति में मदद प्रदान करती है। बर्ड्स यानी कि पक्षियों की बात की जाए तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं। ज़मीन में चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। ज़मीन में चलते हुए भी आपने पक्षियों को देखा होगा, और ऑफ कोर्स हवा में उड़ते हुए तो देखा ही देखा होगा। दोनों कंडीशन में आपने पक्षियों को देखा होगा। कुछ पक्षी जैसे कि डक यानी कि बत्तख और हंस भी पानी में तैरते हैं। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए उपयुक्त है, सुटेबल है। इनकी हड्डियां खोखली व हल्की होती हैं। यहाँ पर खोखली लिखा हुआ है, खोखली नहीं है, खोखली। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? पक्षियों की हड्डियां, इससे पता चलता है पक्षियों में हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं और हल्की होती हैं, इसी कारण से उनका वजन कम होता है। वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए उपयुक्त होता है। ये ज़मीन पर भी चलते हैं और ये हवा में उड़ते भी हैं। अब आ जाते हैं फिशेस यानी कि मछलियों के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पर मछलियों के बारे में है। फिश के शरीर पर पंख भी होते हैं, ठीक है। मछली के शरीर पर पंख भी होते हैं जो तैरते समय मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाए रखने और दिशा बनाए रखने में मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक फिश है, एक मछली है, तैरते समय उसके ऊपर क्या होते हैं? पंख, छोटे छोटे से पंख होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो तैरती है तो उसके शरीर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं और दिशा बनाने में, जिस दिशा में मछली जाना चाहती है उस दिशा में, मतलब उसकी डायरेक्शन में बनाने में भी मदद करते हैं। सांप यानी कि स्नेक के बारे में बात की जाए तो सांपों की जो रीढ़ की हड्डी लंबी होती है। सांपों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बहुत पतली सी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, बैकबोन पाई जाती है। और रीढ़ की हड्डी बहुत पतली होती है, बहुत लंबी होती है, पतली होती है। उनकी कई पतली मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। वे एक दूसरे से दूर होते हुए भी जुड़े रहते हैं। और सांप क्या करते हैं? लूप बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लूप बनाते हुए नहीं बनते हैं, इस तरीके से बढ़ता है सांप आगे, इस तरीके से लूप बनाता हुआ है और आगे बढ़ता है। ये रहा सांप, ये कौन है? ये है सांप, और ये लूप बनाता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने कई सारे जीवों के चलने की प्रक्रिया को देखा। यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले केचुआ के बारे में, फिर घोंघा के बारे में, मछली के बारे में पढ़ा, पक्षी के बारे में पढ़ा, कॉकरोच या तिलचट्टा के बारे में पढ़ा, स्नेक्स के बारे में यहाँ पर हमने जाना, मांसपेशियों के बारे में जाना कि कितनी मांसपेशियाँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, उनके बारे में, उनके आकार के बारे में, वो काम क्या करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा। बायोलॉजी की क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में वो बायोलॉजी से ही बनते हैं। इसीलिए बायोलॉजी का सिलेबस भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा है और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है ना वो भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा रहना चाहिए। साथ में रिवीजन करते चलेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो इतनी ज़्यादा वो हो जाएंगी कि टाइम पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप तैयारी करते चलें। फिज़िक्स की क्लासेस भी साथ में चल रही हैं। केमिस्ट्री में 1-2 टॉपिक ऐसे रह गए हैं जिनको हम कवर कर लेंगे 2 या 3 वीडियो में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।